सफेद बादल बनते हैं जिनको मदर ऑफ पल्स या मोतियों, वो कौन सा मंडल है? समताप मंडल, वो समताप मंडल है, शाबाश भाई। और दूर संचार विभाग किस मंडल पर टिका है? आयन मंडल पर। किस मंडल पर टिका है? आयन मंडल पर, ठीक है। तो किस मंडल में हल्की गैसों की प्रधानता है? बाह्य मंडल में। सबसे ज्यादा घनत्व किस मंडल का है? अक्षोभ मंडल का। किस मंडल में जो वायुमंडल है पृथ्वी का, इसमें कितनी ऊंचाई पर कितने डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है? 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। बताएंगे जो आपका नाइट्रोजन गैस है, इसकी उपस्थिति वायुमंडल में कितनी है? 78.8% है। और खाद्य सामग्री की पैकिंग में कौन सी गैस यूटिलाइज होती है? नाइट्रोजन। सांड के वीर्य को सुरक्षित किस गैस में रखते हैं? नाइट्रोजन। और बल्ब में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? आधुनिक समय में ये आपका नाइट्रोजन, और पहले आर्गन प्रयोग में लाई जाती थी, ठीक है। बताएंगे आग जलाने में कौन सी गैस काम आती है? ऑक्सीजन। और आग बुझाने में CO2, शाबाश, ठीक है। आज की जो चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स, ये करते हैं अपना टॉपिक भारत के उद्योग। आज का टॉपिक कौन सा रहेगा भाई? भारत के उद्योग। आज का आपका टॉपिक रहेगा भारत के उद्योग। तो देखें, इसमें आपको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए भाई, एक आपका जो अपना देश भारत है ना, भारत है, इसने रूस देश से एक चीज ली थी। रूस देश से, अपना पुराना मित्र है रूस देश, मास्को राजधानी है, हाल में चर्चा में भी है, यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण से पता है आप लोगों को। तो रूस देश से एक चीज लेके आए थे हमें, और वो थी भाई पंचवर्षीय योजनाएं। क्या थी? पंचवर्षीय योजना। अर्थात जब हमारे यहाँ पहले चुनाव हो चुके थे 1951-52 में, और पहली लोकसभा का गठन हो चुका था, तो हमने ये कहा था कि हम 5 ईयर प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करेंगे। 5 ईयर प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अपना जो बजट है उसका 5-5 वर्ष में डेवलपमेंट का काम करेंगे, ठीक है। तो पता है आपको, योजना आयोग बनाया गया था भाई, 1950 में योजना आयोग बनाया गया था। और योजना आयोग ने क्या किया था कि 5 ईयर प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और ये नकल की थी किस देश की? रूस देश के। रूस भी जो हो 5-5 साल का ही अपना योजना बना रहा था, और उनके ऊपर काम कर रहे थे डेवलपमेंट के काम, कि देश की डेवलपमेंट कैसे हो। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को आप लोगों को पता है, 15 अगस्त 1947 पता है आपको, क्या हो गए थे? हमें आज़ाद हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे, ठीक है। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को क्या हो गए थे? हमें आज़ाद हो गए थे। और भाई आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है कि भाई इसके बाद में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हो क्या बना दिए थे? प्रधानमंत्री बना दिए थे। और सिस्टमेटिक ढंग से गवर्नमेंट आई थी 1951-52 में। पहले अंतरिम सरकार का मतलब था केयर टेकर गवर्नमेंट बनी थी। अब केयर टेकर गवर्नमेंट ने 4 साल काम चलाया। उसके बाद में भाई आपका सिस्टमेटिक ढंग से चुनाव हुए देश में, और फिर हमने रूस की नकल की, रूस को फॉलो किया, और 5 ईयर जो है ना, 5 ईयर प्लान जो है, हम इसके ऊपर काम करने लगे, 5 साल की योजनाएं बनाने लगे। तो जो पहली योजना थी स्टूडेंट्स, वर्ष 1951 से 1956, ये जो अपनी पहली 5 साल की योजना थी, फर्स्ट पंचवर्षीय, ये 5 ईयर प्लानिंग या पहली पंचवर्षीय योजना, इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा कि भाई कृषि पर बल दे दिया। कृषि पर बल दे दिया। कृषि पर बल देने का मतलब है, जो 5 साल की योजना थी उसमें वो कार्य किए जो कृषि की डेवलपमेंट कर सकें। समझना है चीज को, कृषि का विकास कर सकें। क्योंकि ये वो दौर था जब देश की लगभग 97% आबादी किसके ऊपर निर्भर थी? कृषि के ऊपर निर्भर थी। 97%, 97% पॉपुलेशन क्या करती थी? कृषि में संलग्न थी भाई। चाहे वो कोई उसका और कोई काम है वो भी कृषि से रिलेटेड है, या डायरेक्ट वो कृषि कर रहा है, तो इसकी डेवलपमेंट हो। अब इसकी डेवलपमेंट के लिए ये हम क्या लेके आए? हम लेके आए बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं। बहुउद्देश्यीय
उद्देश्यी परियोजना। मतलब बहुउद्देश्यी परियोजना का मतलब है हम ऐसी योजना लेकर के आए, परियोजना लेकर के आए जो काम तो एक करना पड़ेगा लेकिन उसके लाभ जो है वो ज्यादा होंगे। कार्य एक करना है और लाभ ज्यादा हैं। जिस तरह से मान लिया ये कोई आपकी नदी बहती है और ये नदी पे हमने डैम बना दिया, समझना है चीज को। अब ये डैम बना दिया तो यहां नदी के पीछे इस क्षेत्र में पानी इकट्ठा होगा कि नहीं होगा। अब पानी इकट्ठा हो गया तो हम यहां पर मछली पालन कर सकते हैं ना। एक तो चीज फायदा हो गया जी, डैम बनाते ही मछली पालन का काम हो गया, ठीक है। दूसरी चीज बरसात के मौसम में पानी नदी में जो आता है उसको पीछे ही रोक लिया तो आगे जो है पानी नहीं जाएगा, तो हम बाढ़ से बच गए ना, बाढ़ से बचे। दूसरा कार्य हो गया, बाढ़ से बचे। तीसरा है जब सूखा पड़ेगा तो उस पानी को छोड़ करके वहां हमें सूखे से भी बच जाएंगे। और जब वो पानी ऊंचाई से नीचे गिरेगा तो यहाँ पर टरबाइन लगा देंगे तो हम बिजली भी बना लेंगे। काम क्या किया था, क्या बनाया था, डैम बनाया था, बांध बनाया था, मछली पालन भी कर लिया, बाढ़ से भी बच गए, सूखे से भी बच गए और बिजली भी बना ली। इस तरह की योजनाओं को बोलते हैं मल्टीपर्पज प्लानिंग या बहुउद्देश्यी परियोजनाएं। तो जो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें 3 काम किए थे भाई। एक तो किया था आपका, इसको एक बार साफ कर देते हैं, एक तो किया था आपका क्या, आपका किया था जी प्रथम पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नांगल बांध बनाया। भाखड़ा नांगल बांध, नांगल कहाँ है भाई, पंजाब में। भाखड़ा कहाँ है, हिमाचल में। और ये किस नदी पर बनाया, सतलुज नदी पर। सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध पहली पंचवर्षीय योजना की देन है। कृषि से रिलेटेड हो गया, सूखे से भी बचा, सिंचाई भी हुई, ठीक है। और मत्स्य पालन भी कृषि के अंतर्गत, ये पता है आपको। दूसरा आपका है दामोदर नदी घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल में। और तीसरा है आपका हीराकुंड बांध, एक जलधारा का भारत का सबसे लंबा बांध है उड़ीसा में। तीनों काम हमने कृषि की डेवलपमेंट के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में किए, समझना है चीज को। अब जब ये हम काम कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि भाई हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यंत्र, यंत्र चाहिए। अब कृषि कर रहे हैं तो जरूरत है किसकी, ट्रैक्टर की, ट्रैक्टर की जरूरत है। अब ट्रैक्टर की जरूरत है तो फिर जाओ रूस, बेलारूस। ट्रैक्टर भी आया था अरब में, आपने सुना होगा एक नाम बेलारूसी, अपने देश का नहीं था, दूसरे देश से मंगवाया था। अपने देश में उस समय ट्रैक्टर निर्माण का कार्य नहीं होता था और किसी दूसरे यंत्र की जरूरत है, विदेश में जाओ, बाई एयर वो यंत्र ही महंगे भी पड़े। तो यहां समस्या ये आ गई कि भाई कृषि की डेवलपमेंट तब होगी तब क्या हो, हमारे पास यंत्र हो। कैसे यंत्र है, कृषि यंत्र। और कृषि यंत्र चाहिए तो भाई हमें उद्योग चाहिए, उद्योग चाहिए। बगैर उद्योग के यंत्र कहां से बनेगा, लोहा इस्पात कारखाना होगा तभी तो बनेंगे ना। कृषि से संबंधित उद्योग, अब चीनी चाहिए तो चीनी बनाने के लिए मिल लगानी पड़ेगी और उसमें भी क्या चाहिए, यंत्र चाहिए, ठीक है कि नहीं है। तो जो दूसरे पंचवर्षीय ये देखा कि भाई कृषि की, हालांकि ये योजना जबरदस्त सफल रही थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना बहुत जबरदस्त सफल रही थी, उम्मीद से कई गुना ज्यादा इसमें विकास किया था देश ने। फिर भी समस्या किसकी रही थी, तो जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, ये प्रश्न आता है कि भारत के उद्योगों की यदि बात करूं तो उद्योग को डेवलपमेंट करने के लिए, उद्योग का विकास करने के लिए कौन सी पंचवर्षीय योजना काम में लाई थी, सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग। 5 ईयर, सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग जो है वो सेकेंड पंचवर्षीय योजना उद्योग से संबंधित थी। ये प्रश्न आता है, पहली पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी और दूसरी किससे थी, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। क्योंकि हमें किस चीज की जरूरत महसूस हुई, यंत्रों की हमें जरूरत महसूस हुई, समझना है चीज को। अब इसके दौरान हमने
किस किस सेक्टर में कौन कौन से यंत्र लगाए। देखो, एक तो वन आधारित उद्योग होते हैं, इनका वर्गीकरण करते हैं तो। एक खनिज प्लस तकनीकी आधारित उद्योग होते हैं, वर्गीकरण करते हैं तो। एक खनिज आधारित उद्योग होते हैं और एक आपका कृषि आधारित उद्योग होते हैं। अब कृषि आधारित उद्योग हैं जैसे सूती वस्त्र कारखाना लगाना है, चीनी उद्योग लगाना है, कृषि पर ही आधारित है। अब गन्ना होगा, गन्ना किसके अंतर्गत आता है? कृषि के अंतर्गत आता है। चलो बताएं, भारत का वो राज्य कौन सा है जिसमें सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश है भाई। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन करता है। गन्ना होगा तो चीनी होगी, अदरवाइज चीनी उद्योग नहीं हो सकता। तो इनका वर्गीकरण करते हैं भारत के उद्योगों का। तो पहले चीज सीखनी यही है यहाँ से कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो भारत के उद्योगों से संबंधित थी। और भारतीय उद्योग जो इंडियन इंडस्ट्रीज है, इसको प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में बांटेंगे। एक तो कृषि आधारित उद्योग, जैसे उदाहरण है आपका सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग। एक खनिज आधारित उद्योग जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग। एक खनिज प्लस तकनीकी आधारित वायुयान निर्माण उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग, रेल निर्माण उद्योग। इनमें टेक्निक भी चाहिए, तकनीकी भी चाहिए और खनिज भी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद वन आधारित रेशम उद्योग और कागज उद्योग। 4 भागों में इनको बांटते हैं। और ये चीज आप सभी लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखें यहां से, भारतीय उद्योगों के बारे में दूसरी पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया। भारतीय उद्योगों के बारे में दूसरी पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया और मुख्य रूप से इनको 4 भागों में बांटते हैं। कृषि आधारित, खनिज आधारित, खनिज प्लस तकनीकी आधारित और वन आधारित। भारतीय उद्योगों को प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटते हैं। क्या क्या बताया भाई? कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, खनिज प्लस तकनीकी आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। 4 भागों में इसको बांटा गया है। समझ गए बात को भाई? थोड़ा फास्ट लिखना है। एज इट इज सारे शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड पंचवर्षीय योजना उद्योग से संबंधित है और यह कृषि पर ये उद्योग पर आधारित थी और इसको 4 प्रकार से इसको किया गया है भाई। और इसका मॉडल भी आ जाता है कई बार महालनोबिस। पहले का था हेराल्ड डोमर। पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। दूसरी किस पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर। और दूसरी किससे संबंधित थी? उद्योग से संबंधित थी। ठीक है, बांट दिया 4 भागों में। आगे बढ़े, प्रश्न आ जाए, पंचवर्षीय योजनाओं को भारत ने किस देश से फॉलो किया? शाबाश, रूस से फॉलो किया था भाई। पहली पंचवर्षीय योजना किस से संबंधित थी? और तीनों बांध, भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध और दामोदर घाटी नदी परियोजना
किस पंचवर्षीय योजना की देन है? पहली पंचवर्षीय योजना की। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया? उद्योग पर बल दिया था। यहां पर अपने उद्योग लगेंगे भाई, ठीक है। भिलाई लोहा इस्पात केंद्र लगेगा, दुर्गापुर लोहा इस्पात केंद्र लगेगा, ठीक है। राउरकेला लोहा इस्पात केंद्र लगेगा। ये किन राज्यों में है, कहाँ से स्थित हैं, ये इस तरह से चीजें आएंगी। तो फिनिश हो गया ये। अब देखो भाई क्या कहता है, इसके बाद में कहता है उद्योग का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को पक्के माल के रूप में अथवा विक्रय योग्य अवस्था में लाते हैं। जिस तरह से चीनी का बनना, गन्ने से चीनी का बनना, ठीक है। उद्योग की परिभाषा बताई है, लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि परिभाषाएं ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में नहीं आती हैं, समझ लो, लिखना नहीं है। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को पक्के माल के रूप में अथवा विक्रय योग्य अवस्था में लाती हैं। जैसे गन्ने से चीनी का बनना। उद्योगों का वर्गीकरण देखें भाई, खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, कृषि आधारित, खनिज आधारित, ये वही चीज़ है, रिपीट किया है, ठीक है। अब देखें मैं चर्चा करूं किसकी भाई, भारत में औद्योगिक नीति। ये तीनों पॉइंट लिख लीजिए, ये तीनों पॉइंट लिख लीजिए। स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली औद्योगिक नीति आई थी 1948 में, भारत की दूसरी औद्योगिक नीति आई थी 1956 में, और भारत की आधुनिक और नई औद्योगिक नीति आई 1991 में। अब तक उद्योगों से संबंधित कितनी नीतियां आ चुकी हैं? 3 आ चुकी हैं। पहली कब आई? 1948, दूसरी कब आई? 1956। यहां पर तो आप देख रहे हो दूसरी पंचवर्षीय योजना भी तो शुरू हो रही है ना भाई, वर्ष 1956 से वर्ष 1961 सेकंड पंचवर्षीय योजना, सेकंड 5 ईयर प्लानिंग, ये भी सफल रही थी, कामयाब रही थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना बुरी तरह से पिटी थी भाई? थर्ड पंचवर्षीय योजना। क्यों पिटी थी? 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, और 1965-66 में ही आपका जो क्या हुआ था भाई, अकाल पड़ा था, सूखा पड़ गया था। इन 3 कारणों के कारण से तीसरी पंचवर्षीय योजना फ्लॉप हुई थी। और फ्लॉप ही नहीं, इतनी फ्लॉप हुई थी कि चौथी पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए पैसे भी नहीं रहे थे। 1-1 साल की योजना बनाई, फिर अपन 3 साल, वर्ष 1966, 67, 67, 68, 68, 69, उसको योजनाओं का काल बोलते हैं। चलो वो आगे बताऊंगा मैं आपको। तो फिलहाल ध्यान रखो, स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में आई, भारत की दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में आई, भारत की आधुनिक और नई औद्योगिक नीति 1951 में आई। अब भारतीय जो उद्योग नीति है, ये एक तो वही लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, दूसरा निजीकरण, प्राइवेट, ये प्राइवेटाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण, इसके 3 आधार हैं। उदारीकरण का भी है, निजीकरण का भी है और वैश्वीकरण का भी है। ये भारतीय औद्योगिक नीति के 3 बेस हैं। इन चीज़ों को आप, इन शब्दों को लिख लो, अर्थ समझना है इनका, वो लिखना नहीं है, सुनना है। वैश्वीकरण का मतलब है औद्योगिक नीति ऐसी हो जिससे विश्व स्तर के ऊपर हमें पहचान बने हमारी, ठीक है। निजीकरण का मतलब है जो उद्योग है वो प्राइवेट लगाए जाएं, जो पूंजीपति व्यक्ति हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट करें। और उदारीकरण का मतलब है वो ऐसे सिस्टम से लगाए जाएं कि उनको लगाने में उद्योगकर्ता को ज़्यादा दिक्कत ना आए। ये 1991 में जो उदारीकरण है ना, इसके ऊपर बल दिया था भाई, पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट होती थी, उदारीकरण पर बल दिया था। अब कोई व्यक्ति अपना उद्योग लगाना चाहे तो उसको थोड़ा सहज कर दो, आसान कर दो। एक तो कोई भी कार्य होता है ना, आसान का मतलब मैं आपको समझाऊं, एक तो कोई भी कार्य होता है कि भाई थोड़ा उसमें कॉम्प्लेक्स टाइप में हो, पेचीदा हो, कि भाई अब वहाँ से एनओसी लेके आओ, अब वहाँ से एनओसी लेके आओ, अब इसके लिए आप फीस जमा करवाओ, ये टैक्स जमा करवाओ। मतलब जो आपका उद्यमी है, उद्यमी का मतलब उद्योग लगाने वाला है, वो उसको देख करके परेशानी से फील करने लगे कि भाई यहाँ टैक्स, वहाँ से एनओसी, कोर्ट कचहरी चक्कर दाएं बाएं। अगला उद्योग स्थापित करने के लिए जो पैसे ले रहा है ना, वो तो कोर्ट कचहरी और एनओसी में लगा देगा, तो फिर वो क्या खाक उद्योग स्थापित करेगा। और एक बिल्कुल आसान हो, चीज़ें बिल्कुल आसान हो, भी आप इन्वेस्ट कीजिए और एनओसी वगैरह सारी चीज़ें आपको गवर्नमेंट देगी और आप स्थापित कीजिए, कारखाना चालू कीजिए। तो जो उद्यमी है वो इस चीज़ की ओर आकर्षित होगा कि नहीं होगा?
तो ये चीजें होते हैं। उदारीकरण का मतलब है उद्योग लगाना जो है वो सरल कर देना, उद्योग लगाना सरल कर देना। उदारीकरण का मतलब है उदार बना देना उसको, सरल, आसान, किसी प्रकार की कोई पेचीदगी नहीं हो, वो शब्द होता है, उसका मतलब होता है उदारीकरण। समझ गए ना बात को? ये चीज है। जिस तरह से मैं आपका हरियाणा सरकार की सर्विसेज को लेकर के लूँ, तो पहले बहुत सारी सर्विस ऐसी थी, आपने 10+2 किया, इंटरव्यू दिया और आपकी ज्वाइनिंग हो गई। लेकिन अब सरकार ने उसको कॉम्प्लेक्स कर दिया। आप इसके लिए पहले सीईटी दो, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य पात्रता परीक्षा, और उसके बाद में जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो उस डिपार्टमेंट से संबंधित डिप्लोमा डिग्री आपके पास होनी चाहिए। दोनों चीजें पूरी हो गई। उसके बाद में आप उस डिपार्टमेंट के लिए रिटन एग्जाम फिर से होगा, तीसरा स्टेप है, ठीक है ना। और यदि उससे भी पिक्चर क्लियर नहीं हुई तो बाद में स्क्रीनिंग भी देना पड़ सकता है। बड़ी जो सर्विस हैं, अच्छी खासे दर्जे की जो नौकरी है, उनमें फिर इंटरव्यू भी देना पड़ता है। मतलब गवर्नमेंट जॉब को सरकार ने काफी कॉम्प्लेक्स कर दिया है, पेचीदा कर दिया, क्योंकि भीड़ ज्यादा है। तो इस तरह से, और ये चीजें नहीं हो तो वो चीज उदारीकरण के लिए बोली जाएगी। समझ गए बात को? ये था भाई आपका। तो स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक नीति तीनों लिख ली। इसके बाद में देखो क्या कहता है, लोहा इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज। देखिए यहां स्वतंत्रता से पहले की भी बात आएगी। एक्चुअल में जब अंग्रेज भारत में आए ना, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, समझना है बात को। तो तब तक जो अपना देश भारत है, भारत में क्या था भाई, हम वैदिक सभ्यता को चला रहे थे, इसको बसाने वाले आर्यन थे। और तब तक जो है भारत में एक चीज थी, इसी बात के ऊपर जोर था, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय, मेरे पास बैलगाड़ी है, मेरे पड़ोसी के पास बैल है, और मेरे पास बैलगाड़ी है। उसको बैलगाड़ी की जरूरत हुई तो मैंने अपनी बैलगाड़ी दे दी, और मेरे को बैल की जरूरत पड़ी तो मैं उसका बैल ले आया, दोनों का ही काम चल गया। ये होता है वस्तु विनिमय। हाँ, मतलब ऑब्जेक्ट का एक्सचेंज कर देना, लेकिन काम चला लेना, काम चला लेना। टेक्निक नहीं थी भारत में। अब अंग्रेज आए, उन्होंने, पता है आपको, 1853 16 अप्रैल 1853 को भारत में लॉर्ड डलहौजी ने रेल चला दी थी। अब रेल के लिए पटरी भी तो बनानी पड़ती है, इंजन भी तो बनाना पड़ता है, यंत्र भी तो बनाने पड़ते हैं। जैसे जैसे उन्होंने अपना मतलब इस सेक्टर में जो है ना काम करना शुरू किया, उद्योग के क्षेत्र में, पहले अपने थे हथकरघा उद्योग, हाथ से, हाथ के उद्योग, ठीक है। और उन उद्योगों के अकॉर्डिंग हाथ से जो काम करता था ना, उसी के अकॉर्डिंग आदमी की कास्ट होती थी। समझ रहे ना बात को भी? ये चीज है। तो देखें, भारत में देश का पहला लोहा इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछा गया है। लिख लो इस चीज को, सारे बच्चे लिखेंगे। भारत में देश का पहला लोहा उद्योग, देखिए यहां पर ध्यान दें, केवल लोहे से संबंधित है। लोहा उद्योग कारखाना 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी जगह का नाम है, पश्चिम बंगाल में क्या किया गया, स्थापित किया गया। पहला लोहा इस्पात कारखाना था। कब स्थापित हुआ है भाई? 1874 में स्थापित किया गया। बाद में फंड के अभाव में, मतलब पैसे के अभाव में, यह कंपनी बंद हो गई और बंगाल सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद इसका नाम बदलकर बराकर आयरन वर्क्स कर दिया गया। बराकर नदी का नाम इससे जोड़ दिया, बराकर आयरन वर्क्स कर दिया गया। तो सबसे पहले 1874 में स्थापित हुआ था कुल्टी, पश्चिम बंगाल में लोहा इस्पात उद्योग। लेकिन फंड के कारण से बीच में क्या करना पड़ा भाई, इसको बंद करना पड़ा। फंड का मतलब है पैसे जो है वो नहीं थे, समझना है चीज को। हाँ, पहला बिल्कुल भारत में देश का पहला लोहा उद्योग कारखाना स्थापित हुआ 1874 में। किस नदी के किनारे? बराकर नदी के किनारे। बराकर नदी कहाँ पर है? कुल्टी, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इसको बंद किया गया क्योंकि पैसा नहीं था। फिर सरकार ने, पश्चिम बंगाल सरकार ने इसको अपने अधिग्रहण में ले लिया और इसको नाम दिया बराकर आयरन वर्क्स।
अब देखें भाई, स्वतंत्रता से पहले स्थापित लौह इस्पात कारखाने, देखिए एक तो है भी टिस्को। टिस्को, टिस्को का मतलब क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बड़े पैमाने पर देश का पहला कारखाना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा, व्यक्ति का नाम है ये, अभिनी के नाम पर इस जगह का नाम है जमशेदपुर। देखिए, बड़े पैमाने पर देश का पहला कारखाना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड के साक्षी नामक स्थान पर स्थापित किया गया। झारखंड स्टेट हो गया, जगह का नाम है साक्षी, और बड़े पैमाने पर यह कारखाना स्थापित किया गया। टिस्को, टिस्को का मतलब इसकी फुल फॉर्म बहुत ज्यादा बार आती है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। समझ गए बात को? कब स्थापित हुआ भाई? 1907 में। कहां पर स्थापित हुआ? झारखंड के साक्षी में। और अब इस जगह को नाम से जाना जाता है जमशेदपुर। जमशेदपुर, क्योंकि जमशेद जी टाटा ने इसको स्थापित किया था। इसके बाद में है भी आपका इसको, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के हीरापुर नामक स्थान पर की गई। बाद में कुल्टी, हीरापुर और बर्नपुर स्थित संयंत्रों को इसी में मिला दिया गया। देखो, जो इसको है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है, इसकी स्थापना हुई थी 1918 में। और जो आपके कुल्टी वाला उद्योग था, हीरापुर वाला था और बर्नपुर वाला था, ये तीनों को संयुक्त रूप से मिला दिया और ये आपका हो गया भाई इसको इंडियन स्टील आयरन एंड स्टील कंपनी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको। टिस्को कब? 1907 में। इसको कब? 1918 में। अभी देश आज़ाद नहीं हुआ है, आज़ादी से पहले की बात है। हम देख रहे हैं आज़ाद तो 1947 में होगा, लेकिन अंग्रेजों के समय में सबसे पहला तो कब लगा भाई? 1874 में। लेकिन फंड के अभाव में क्या हो गया? बंद हो गया। पश्चिम बंगाल में लगा था ये कुल्टी, पश्चिम बंगाल में बराकर नदी के किनारे। फिर बाद में पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने इसको अपने अधीनस्थ कर लिया, बात खत्म। फिर क्या कहता है? टिस्को, ये आपका बड़े पैमाने पर देश का पहला कारखाना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड के साक्षी नामक स्थान पर स्थापित किया गया। फिर इसको, इसकी स्थापना 1918 में पश्चिम बंगाल के हीरापुर में की गई और इसके अंतर्गत कुल्टी, हीरापुर और बर्नपुर, ये तीनों संयंत्र किसके अंतर्गत शामिल कर दिए गए? इसको के अंतर्गत शामिल कर दिए गए। समझ गए बात को? यहां तक कोई डाउट है? चीजें क्लियर है ना? पहला 1874 में हुआ था जी स्थापित, लेकिन फंड के अभाव में बंद हो गया। सरकार ने अपने अधीनस्थ कर दिया, नाम धर दिया बराकर आयरन वर्क्स, बात खत्म। उसके बाद में टिस्को 1907 में जमशेदजी टाटा ने स्थापित कराया जी। कहां पे? झारखंड में। कौन सी जगह है? साक्षी जगह पर। लेकिन अब क्या बोला जाता है? उसको जमशेदपुर बोला जाता है, ठीक है। और इसमें जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना उद्योग, ये स्टार्टिंग क्या है, एक बार पूछा गया था, अपना उद्योग बाल्टी बनाने से शुरू किया था भाई। बाल्टी समझते हो ना? लोहे की बाल्टी जो कुएं में से पानी निकालने के लिए काम में आती हैं। आजकल तो मोटर का जमाना आ गया है, लेकिन उस समय इस प्रोडक्ट से अपनी चीजें शुरू की थी। और बाद में चीजें बढ़ती बढ़ती टाटा की, आज के दिन क्या नहीं आता पता है आप लोगों को? सारी चीजें टाटा की हैं, छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां, बस है, ट्रक है, कितनी बड़ी कंपनी है टाटा। हाँ बिल्कुल, नमक भी टाटा का है, बिल्कुल सही बोल रही है मोनिका। तो देखें भाई, इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में जो है, इसको की स्थापना 1918 में की गई थी। इसके बाद में देखिए क्या कहता है, इसके बाद में है स्वतंत्रता के पश्चात लौह इस्पात उद्योग। लिख लो, एक एक पेज महत्वपूर्ण है भाई। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, ठीक है। ये एक एक शब्द उतारने की यूं जरूरत नहीं है,
बस मेन पॉइंट आपको ध्यान में होने चाहिए। हो गया भाई? रह गया? रहना नहीं चाहिए, करो बस वो थोड़ा आप फास्ट ट्रैक में नोट्स बनाने वाले फार्मूले में नोट किया करो, ताकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें नोट हो जाएं। उन्नीस सौ 60 टाटा, जमशेद टाटा ने। अब देखें, लोहा इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज। देखें भाई, अब ये तो हो गए थे स्वतंत्रता से पहले के, अब स्वतंत्रता के बाद के देखेंगे। स्वतंत्रता से पहले के हमने क्या सीखा जी? 1874 में लगा था पश्चिम बंगाल में, कुल्टे पश्चिम बंगाल, लेकिन बंद हो गया, पैसा नहीं था। फिर प्राइवेट कारखाना स्थापित करा जमशेद जी टाटा ने, और यो कराया था कितने? यो कराया था जी झारखंड में, सराची नामक जगह में, पर आज उसको जमशेद टाटा बोलते हैं, जमशेदपुर बोलते हैं। फिर ये छोटे छोटे मिला के 3 पश्चिम बंगाल में इसको की स्थापना हुई। ये तो थी कब? आज़ादी से पहले की। अब आज़ादी के बाद में देखो क्या कहता है। मैंने बताया कि आज़ाद हुए तो पहली पंचवर्षीय योजना में हमने ध्यान दिया था किस पर? कृषि पर, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने उद्योग पर ध्यान दिया। अब देखें यहां से भाई प्रश्न देखें, स्वतंत्रता के पश्चात लोहा इस्पात कारखाना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, आगे ना ये बात, दूसरी पंचवर्षीय योजना। एक तो भिलाई जगह का नाम है भिलाई लोहा इस्पात उद्योग 1955, और भाई छत्तीसगढ़ में है ये जगह, सोवियत संघ रूस की सहायता से स्थापित हुआ। दुर्गापुर लोहा इस्पात उद्योग 1956, पश्चिम बंगाल में स्थित है ये जगह, ब्रिटेन की सहायता से स्थापित हुआ। देश के पास इतना पैसा नहीं था भाई। राउरकेला लोहा इस्पात केंद्र 1959, उड़ीसा, जर्मनी की सहायता से। इनमें से 3-3 प्रश्न बनेंगे। हाँ, तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगा था बोकारो स्टील प्लांट 1964, झारखंड, सोवियत संघ की सहायता से। अब यहां से देखो, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई, 4 प्रश्न तो ये बनते हैं कि भाई बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ये लोहा इस्पात उद्योग किस राज्य में स्थित है? तो भिलाई कित है भाई? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर कित है? पश्चिम बंगाल में। राउरकेला कित है? उड़ीसा में। और बोकारो कित है? झारखंड में। ये आपको ध्यान रखना, चारों स्टेट अलग अलग हो गए। दूसरा प्रश्न बनता है कि कौन सा लोहा इस्पात कारखाना किस देश की सहायता से लगा है? तो 2 तो रूस की सहायता से लगे हैं, और एक जर्मनी और एक ब्रिटेन की सहायता से लगा है। उड़ीसा वाला जर्मनी की सहायता से, पश्चिम बंगाल वाला ब्रिटेन की सहायता से, और छत्तीसगढ़ और झारखंड वाला सोवियत रूस की सहायता से लगा है। ये आपके तीसरा प्रश्न ये बनता है। तो यहाँ से जो है आपके लगभग 14 से 15 प्रश्न बनते हैं, और यही प्रश्न सबसे ज्यादा एग्जाम में रिपीट होते हैं, सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। भिलाई लोहा इस्पात उद्योग किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। कब स्थापित हुआ था? 1955 में। किस देश की सहायता से स्थापित हुआ? सोवियत संघ, रूस की सहायता से। 3 प्रश्न बन गए, और ये 4 कारखाने, तो 4 दिए 12 प्रश्न ये बन गए। और सभी पूछ ले, लोहा इस्पात उद्योग से संबंधित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? दूसरी में बल दिया गया था। 13वां प्रश्न ये बन जाए। क्लियर होगी बात? इसके बाद में तीसरी पंचवर्षीय योजना फ्लॉप जरूर हुई थी, लेकिन बोकारो स्टील प्लांट लगा था, वो 1964 में लगा था। प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा एक लोहा इस्पात उद्योग कारखाना तीसरी पंचवर्षीय योजना की देन है? कौन सा है? बोकारो। और तीनों किसके हैं? दूसरे के हैं भाई, समझ गए? इसके बाद में देखो, सलेम स्टील प्लांट, ये तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, ये आंध्र प्रदेश में है। और भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम में ही लगाया गया। ये जो विशाखापट्टनम वाला है ना, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, ये आपका भाई पहला तटवर्ती लोहा इस्पात उद्योग है। विशाखापट्टनम किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। अब ये तो बीच में है देश के, लेकिन तट के ऊपर
तट के ऊपर लगाने से क्या बेनिफिट है, जलीय जहाजों के माध्यम से हम जो है आयात निर्यात आसानी से कर सकते हैं। तो ये प्रश्न यहां से बन जाएगा कि भारत का पहला तटवर्तीय स्टील प्लांट उद्योग कहां स्थापित हुआ था? जी आंध्र प्रदेश में हुआ था। किस जगह है? विशाखापट्टनम। पता है आपको विशाखापट्टनम जो है वो बंदरगाह भी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंट नोट कर लिए, इनको कर लो अब। ये प्रश्न बोला था मैंने में कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा उद्योग तीसरी पंचवर्षीय योजना की देन है? ऑप्शन ए में भिलाई लोहा इस्पात उद्योग, दुर्गापुर लोहा इस्पात उद्योग, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग या बोकारो। तो तीसरी की कौन सी देन है? बोकारो लोहा इस्पात उद्योग, ठीक है। और पहले जो तीन हैं ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में है। पता है आपको ये योजना तीसरी अपनी फ्लॉप हो गई थी। देखो यदि मैं पहली योजना की बात करूं कृषि पर आधारित थी, 1951 से 56 थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करूं 1956 से लेकर के 61 तक थी, ये उद्योग पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना देखें तो 1961 से लेकर 1966 थी, ये उद्योग प्लस कृषि दोनों पर आधारित थी, लेकिन ये हो गई थी भी फ्लॉप, ये फेल हो गई थी। समझ रहे हो ना बात को भी? क्या हो गई थी? ये फेल हो गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल हो गई थी। क्लियर हुई बात? ये है। इसके बाद में आपका इसको लिख लो एक एक पॉइंट को, आगे बढ़ेंगे फिर। आगे बढ़ेंगे फिर। ये आज तो ये गिलास खाली है भाई, कौन पिलाएगा पानी? कौन धर्म कमाएगा? कमाओ भाई आप। मोनिका पीछे बैठने लगेगी भी, पानी मंगाएंगे, है ना? हवा में हो आप? अच्छा, ऐसी चाहिए सभी को। तो भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा। धन्यवाद भाई। समझे कि नहीं समझे बात को? अब देखें इसके बाद में आपका सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहले मिल की स्थापना 1818 में हुई। देखो हमने पहले पर डालो इस्पात उद्योग, लेकिन हमने जब शुरू किया टॉपिक तो इनका वर्गीकरण किया था, 4 प्रकार से बताए थे ना। तो अब चर्चा किसकी है? सूती वस्त्र उद्योग की, ठीक है। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहले मिल की स्थापना 1818 में की गई। कहाँ पे भाई? कोलकाता में, पश्चिम बंगाल की राजधानी है ये। समय पे फोर्ट ग्लोस्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही। सूती वस्त्र उद्योग की मिल लगाई जरूर थी, लेकिन क्या रही है? असफल रही। ये जगह का नाम है फोर्ट ग्लोस्टर, ठीक है, लगाई थी। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 में मुंबई में कवासजी डावर द्वारा खोला गया था। कवासजी डावर, पहला सूती कपड़ा कारखाना 1854 में। कहाँ पे भाई? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई।
मुंबई में कवासजी डाबर द्वारा खोला गया था। आज भी इस ब्रांड का कपड़ा मार्केट में है। डाबरा, डाबरा जो है आज भी मार्केट में है, सबसे प्राचीन मिल है ये। ठीक है, जैसे आपके ये ब्रांड होते हैं ना कपड़े के भी, जैसे डेनिम, डेनिम है या डेनिम, और एक दो और भी हैं भाई, है भाई, हाँ रेमंड है, ये इस तरह से। तो डाबरा आज भी कपड़े के उद्योग में है ये। अब देखें, मुंबई को भारत के सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है, ये पर्सन इंपॉर्टेंट है। फिर कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर है, ये पर्सन इंपॉर्टेंट है। कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, ये पर्सन इंपॉर्टेंट है। और अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर है, ये पर्सन इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास में आ गई जी, ये मैनचेस्टर का क्या मतलब है। मैनचेस्टर, मैनचेस्टर एक इंग्लैंड में जगह है। कहाँ पर जगह है भाई, और मैनचेस्टर इंग्लैंड में जो जगह है ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र के लिए। अब सिमिलरिटी होगी ना, भारत का अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कानपुर और मुंबई, ये भी सूती वस्त्र के लिए हैं। क्या, हाँ तीनों हैं, लेकिन कंप्लीट इंडिया का अहमदाबाद, फिर दक्षिण भारत का कोयम्बटूर तमिलनाडु में है ये, फिर उत्तर भारत का कानपुर उत्तर प्रदेश में है, और सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई है। ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होता है ना, यहाँ से आयात निर्यात ज़्यादा होता है, मुंबई बंदरगाह पता है आपको, तो इस कारण से बोला गया है। चारों के चारों पर्सन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। भारत का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है, अहमदाबाद को। ये पर्सन बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। अब आगे चल के ये दोनों भी रिपीट होने लगे कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर या दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, क्योंकि कंप्लीट भारत का सभी को याद रहता है। भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद, क्यों, क्योंकि सूती वस्त्र कारखाना वहां पर स्थित है। भारत का बोस्टन है अहमदाबाद, क्योंकि सूती वस्त्र कारखाना वहां फेमस है। अब जैसे मैं ये कहूं कि ये लड़की हमारी क्लास की मिताली राज है, तो क्या ये मिताली राज है, नहीं है, लेकिन भारत इंटरनेशनल लेवल पर भारत की खिलाड़ी मिताली राज अच्छा क्रिकेट खेलती हैं और अपनी क्लास में ये खेलती है, तो सिमिलरिटी होगी ना, सिमिलरिटी हुई कि नहीं हुई, समानता हुई ना। इसी तरह से इंग्लैंड की जगह और भारत की जगह में समानता थी, तब बोला गया है। जिस तरह से भारत का शेक्सपियर कालिदास है, समझना है भाई चीज को, भारत का शेक्सपियर है। अब मैं आपसे पूछूं, क्या कालिदास शेक्सपियर है, नहीं, कालिदास तो कालिदास है, शेक्सपियर नहीं है। उसको कहा गया है, क्यों कहा गया है, क्योंकि इंग्लैंड में बढ़िया कवि शेक्सपियर है, तो भारत में बढ़िया कवि कालिदास है। अभिज्ञानम शाकुंतलम किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। मेघदूत किसकी रचना है, रघुवंशम किसकी रचना है, कुमार संभवम किसकी रचना है, कालिदास की। एमलेट किसकी है, शेक्सपियर की। ओथेलो किसकी है, शेक्सपियर की। तो ये दोनों, वो वहां का भी बढ़िया है या यहाँ का भी बढ़िया है, तो सिमिलरिटी हो गई, हम समानता दे देते हैं। समझ गए ना भी बात को। जैसे मान लिया कोई लड़की हमारी क्लास में दौड़ती है तेज, हम ये कहेंगे भाई ये जो लड़की है ना, ये तो हमारी क्लास की जो है वो पीटी उषा है। अब हमको पता है पीटी उषा तेज दौड़ती हैं, तो वो समानता आ जाती है। समझ गए बात को, ये है। तो भारत का बोस्टन है, भारत का दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर है, और सूती वस्त्र की राजधानी। चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चारों ध्यान रह जाएंगे। दूसरा, सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना और असफल कारखाना मुंबई में, आपका कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। चारों ये पांचों पॉइंट लिख लिए। हाँ तो लिखो ना, थोड़ा फास्ट लिखा करो।
कई बार ये भी पूछ लेता है अहमदाबाद कहाँ से स्थित है भाई? गुजरात। कोयम्बटूर कित है? तमिलनाडु। और कानपुर कित है? यूपी। और मुंबई कित है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। चलो बताओ, आजकल चर्चा में है पिछले 4-5 दिन से एक व्यक्ति अखबार में, भूपेश बघेल किस राज्य के सीएम हैं? चर्चा में है भाई। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम हैं। छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में जगह है जिंजनपुर। वहां पर जो है बोरवेल में एक लड़का गिरा हुआ है अभी, राहुल नाम का। सुने आपने? 85 घंटे से वो जो बोरवेल में है, साइड में जो है गड्ढा खोद करके और वहां से सुरंग बनाई जा रही है, उसको अब निकालने का। एक बार 2006 में करनाल में प्रिंस पड़ा था ना, हरियाणा में। ठीक, हाँ वही सिचुएशन है। तो जबरदस्त वहां पर ये मुहिम चलाई जा रही है, अपडेट होता आ रहा है। ये भूपेश बघेल वहां के सीएम हैं। तो ये चर्चा 3-4 दिन रहेगी। आगामी परीक्षाओं में भूपेश बघेल किस राज्य के सीएम में पूछ सकता है, ठीक है। और ये जिंजनपुर जगह है, ये किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। जिस तरह से एक बार 2013 में है, 12-13 में एक जगह थी दंतेवाड़ा। वो भी कहाँ थी? दंतेवाड़ा जगह भी छत्तीसगढ़ में ही थी। और वहाँ सीआरपीएफ के 76 जवान जो है वो काट दिए गए थे भाई, नक्सलियों के द्वारा। तो आगामी परीक्षाओं में वो प्रश्न बहुत बना था कि दंतेवाड़ा भारत के किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है भाई। तो ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। भूपेश बघेल का पूछ सकता है कि किस राज्य के सीएम है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये नाम बहुत ही फेमस हो रहा है, क्योंकि उनके राज्य में घटना घटी है राहुल का। थोड़ा आप नेट के ऊपर आप यूट्यूब पे जाओगे ना, राहुल डालोगे तभी आ जाएगा। अब उसको शायद निकाल लिया गया है या निकालेंगे। ये शुक्रवार को गिरा था वो लड़का, आज मंगलवार हो गया भाई। और युद्ध सत्र के ऊपर वो कार्य जारी है। अब तक जीवित है, 10 साल का लड़का है। तो ये हाँ ऑक्सीजन भेज रखे उसके पास में। अब तक जो है वो, अब तक तो है जीवित बता रहे हैं। तो मुंबई को भारत सूती वस्त्र की राजधानी, कानपुर को भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन। क्लियर हुई बात? इसके बाद में देखो, इसके बाद में है जूट उद्योग, जूट पटसन या जूट उद्योग। देखें, सोने का रेशा, इसको गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूट उद्योग को, जूट इंडस्ट्रीज को, जूट को क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर्स बोलते हैं। के नाम से मशहूर जूट उद्योग के रेशों में से सामानों का निर्माण करने में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है भाई। जूट के सामान में भारत जो है वो वर्ल्ड में कैसे नंबर पर है? प्रथम नंबर पे है। और भारत का पश्चिम बंगाल इसके उत्पादन में आगे है। भारत का पश्चिम बंगाल इसके उत्पादन में आगे है। वर्ल्ड लेवल पर इसमें प्रथम बांग्लादेश है। जूट के उत्पादन में विश्व स्तर पर सबसे पहला देश कौन सा है? बांग्लादेश है। लेकिन जूट से बनी हुई वस्तुओं में पहला स्थान किसका है? भारत का है। इसका पहला कारखाना कोलकाता के समीप कौन सी जगह है? रिसरा नामक स्थान पर 1855 में स्थापित किया गया था। पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा 1800 जूट पटसन कहेंगे इसको, लगाया गया। 1947 में देश के विभाजन के 50 पटसन मेले तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादन पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चला गया। मिलें तो भारत में आ गई, लेकिन जो क्षेत्र था ना डेवलपमेंट का, जो विकास का, जिसकी प्रोडक्शन का, वो बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान का मतलब बांग्लादेश। पता है आपको, जब 1947 में चीज़ें जो है आपको ध्यान रहे भाई, 1947 में देश अलग हुआ, आज़ाद हुआ, तो एक तो बन गया था देश कौन सा? पाकिस्तान। एक बन गया था कौन सा? भारत। और जो पाकिस्तान है ना, ये देश तो एक था, लेकिन इसके भूखंड दो थे। एक तो पश्चिमी पाकिस्तान और एक
पूर्वी पाकिस्तान। जो बांग्लादेश वाला क्षेत्र है ये पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान किस में कन्वर्ट हो गया? बांग्लादेश में, स्वतंत्र देश हो गया था दिसंबर 1900। है भाई क्या? नहीं नहीं, वो अलग चीज है। यहाँ तो ये क्या कारण था इसका मैं आपको समझाऊं। देखिए ये जो आपका मान लिया ये भारत है, ये भारत है भाई, ये पाकिस्तान हो गया पश्चिमी, और ये जो क्षेत्र है ना बांग्लादेश वाला ये हो गया पूर्वी। दो टुकड़े हैं, देश एक है। ये इधर से इधर है और इधर से इधर आ जा सकते थे, देश तो, लेकिन टुकड़े दो हैं। 1947 से लेकर के 1971 तक यही एक देश रहा था। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं इसके साथ में विडंबना क्या थी, दिक्कत क्या थी कि आज भी बांग्लादेश जूट पर्सन में प्रथम है, तो उन दिनों पूर्वी पाकिस्तान जूट पर्सन में प्रथम था भाई। और पाकिस्तान की जीडीपी का लगभग 60% इसी क्षेत्र से आता था। पाकिस्तान का जो रेवेन्यू था, पाकिस्तान का जो आमदनी का जो साधन था, वो लगभग 60% कहां से आ रहा है? इस क्षेत्र से, और 40% इस क्षेत्र से। यानी कि पैदा करने में ये क्षेत्र आगे है। जबकि जो इसकी राजनीति थी ना उसमें 80% योगदान किस क्षेत्र का है? पश्चिमी पाकिस्तान का, और 20% योगदान किस क्षेत्र का है? पूर्वी पाकिस्तान का। यानी कि कमाई में तो 60%, और भी राजनीति का मतलब 14, उसमें कितने परसेंट है? तो ये तो गलत हो गया ना भाई। तो यहां पर विद्रोह हो गया, चुनाव हुए, इस क्षेत्र के लोग जीते, यहां पर विद्रोह हो गया था। तो इस क्षेत्र ने, पश्चिमी पाकिस्तान ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, लड़ाई कर दी। इतिहास में इसको बलात्कार युद्ध कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों ने यहाँ इस क्षेत्र की महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ बहुत जबरदस्त बुरा व्यवहार किया था। बलात्कार युद्ध पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर हुआ था पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा। तब भारत में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी देश की, और उस समय मदद की थी, और ये आज़ाद हो गया था। फिर बांग्लादेश कहा जाने लगा था। और यहाँ से मैं आपको बता दूं लगभग 93,000 सैनिक जो यहाँ इसको दमन करने के लिए आए तो यहाँ से थे, फिर आत्मसमर्पण कर दिया था और भारत में से उनको भेजा गया था। आज तक का रिकॉर्ड है, इतने बड़े सैनिकों ने आत्मसमर्पण नहीं किया है किसी भी देश के सामने, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने भारत के सामने किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बांग्लादेश जो है जूट पटसन के उत्पादन में वर्ल्ड में कौन सा देश आगे है? वर्ल्ड में जूट पटसन के उत्पादन में बांग्लादेश आगे है। और सामान बनाने में कौन सा आगे है? और जूट पटसन का पहला कारखाना कब स्थापित हुआ? 1855 में। ठीक है, कोलकाता के समीप कहां पर? रिसरा में लगाया गया था। सोने का रेशा किसको बोलते हैं? जूट पटसन को बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय ढाका में है। और ढाका किसकी राजधानी है? ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। किसकी है भाई? ढाका जो है वो बांग्लादेश की राजधानी है, ये आपको समझना है। क्लियर हुई बात? ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। नेक्स्ट देखिए भी क्या कहता है इसके बाद में, लिख लिया ये? हाँ, क्या कौन से देश? क्या एक तो पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। हाँ, ये देश तो एक क्या था, टुकड़े दो थे, देश एक ही था। ये दोनों मिला के पाकिस्तान का निर्माण किया करते हैं। ये पश्चिमी पाकिस्तान कब आया करता है? ये आपका पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश बन गया था। क्लियर है ना? अब यहां बीच में से कॉरिडोर मांग रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, तभी तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था। महात्मा गांधी ने बीच में से पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान में आने के लिए जगह दे दी थी, कॉरिडोर दे दिया था। कॉरिडोर का मतलब ये कौन है? 4 फुट की एक गट्टी छोड़ दी,
गली छोड़ दी। कॉरिडोर का मतलब था यहां से इस पॉइंट से लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई का और लगभग 1 से आध किलोमीटर लंबा चौड़ा रास्ता आने जाने के लिए। लेकिन ये क्या कर दिया था, फिर जो है मना कर दिया था। महात्मा गांधी ने जहां पर ली थी, फिर महात्मा गांधी को जो है शूट कर दिया गया। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा। कि भाई क्यों, किस तरह दे देंगे रास्ता, फिर तो भारत के भी दो टुकड़े हो गए, ये उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, भारत के भी दो हो गए फिर तो कॉरिडोर देने से उन्होंने मना कर दिया। अभी तो आवे कितके ये हमने नहीं बेरा कितने का हो। ये मुस्लिम बहुलक क्षेत्र था और ये आपका हिंदू बहुलक क्षेत्र था। ये भी मुस्लिम बहुलक क्षेत्र है, ये भी मुस्लिम बहुलक क्षेत्र। यहां पर भी मुसलमान ज्यादा और यहां पर भी मुसलमान ज्यादा। दोनों जगह को क्या बनाया था? पाकिस्तान बनाया था। और ये दोनों क्षेत्र उसके अंतर्गत आते हैं। जब 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में सरकार बनी थी ना, तो कांग्रेस हर एक जगह जीतती थी, लेकिन सिंध और बांग्लादेश में ना जीत रही थी। मुस्लिम अधिकाय क्षेत्र में कांग्रेस जीतती नहीं थी भाई। हाँ हाँ, आंध्र प्रदेश बना था, आंध्र प्रदेश बन गया था। और वो बना भी क्या था कि एक व्यक्ति थे, उनका नाम था पोटाई रामुल्लू, और वो आमरण अनशन पे बैठ गया आंध्र प्रदेश में। न्यू बोला आंध्र प्रदेश ना अलग राज्य बनाओ, ना तो मैं भूखा मर के मरूंगा। अब देश की कंडीशन क्या थी? देश इस स्थिति में नहीं था अगर भाषा जित अलग बोली जब वो अलग राज्य हो, फिर तो देश के फिर तो टुकड़े हो जाएंगे। सोच क्या थी कि देश के कम से कम टुकड़े हों, 10 राज्य बना दें, 11 बना दें, 14 बना दें, 16 बना दें, इस तरह से था। अलग जगह जगह से जो आवाजें आ रही थी कि भाई अलग से राज्य हो। क्या हरियाणा से आवाज नहीं थी? तारा सिंह ने तो कहा भी था ना कि भाई अलग से राज्य होना चाहिए, हरियाणा पंजाब से अलग करो। हरियाणा से भी थी, अलग अलग जगह से थी। लेकिन सरकार ने उस समय जो है, जो फजल अली आयोग था ना, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली, उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें कहा था कि भी 14 राज्य बना सकते हो। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने आपका प्रेशर से ज्यादा प्रेशर था तो 16 बनाए थे। तो उनमें से सबसे पहले जो गठित हुआ था राज्य वो आंध्र प्रदेश था। 1953 में बन लिया है। तब तक तो इसका आयोग का गठन भी नहीं हुआ था। जो हड़ताल पे बैठे ना रामुल्लू नाम का व्यक्ति, न्यू बोला मैं भूखा मर के मरूंगा, नहीं तो रामुल्लू। और वो एक्चुअल में 52 दिन भूखा रहा यार, उसका बाद में मर गया। अब मर गया तो गदर होना था कि नहीं था? भैया अपने लिए थोड़ी मरया, वो राज्य के लिए मरया है। तो गदर ने हो इस कारण से भाषा के आधार पर पहले अलग होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। ठीक है, हाँ। भाषा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भारत में 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है भाई। संवैधानिक भाषा कितनी है? 22। ठीक है, देश आजाद हुआ उस टाइम पे 14 थी ये, लेकिन बाद में एक बार बढ़ी। फिर आपका सिंधी बढ़ी थी 1965 में, उसके बाद में 3 बढ़ी, 18 और 4 बढ़ी 22। अब 22 भाषाएं हैं। प्रश्न आता है हमारे संविधान में भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, और देश आजाद हुआ जब कितने को थे? 14 भाषाओं को। समझ गए बात को? तो ये आपको ध्यान रखना है, लिख लिया ये। आगे बढ़े, इसके बाद में देखो क्या कहता है, एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग, देखिए भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल के निकट जेके नगर में लगा था। एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कहाँ लगा? जेके नगर में लगा। भारत के प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनियां देखिए, एक तो है भाई बाल्को, कोरबा एमपी में एवं कोयना महाराष्ट्र में। बाल्को, इसके 2 जगह प्लांट हैं बाल्को के, एक तो कोरबा एमपी एवं कोयना महाराष्ट्र, सोवियत संघ रूस की सहायता से स्थापित हुआ था। उसके बाद में इंडाल्को रेणुकूट यूपी यूएसए की सहायता से स्थापित हुआ था। उसके बाद में नाल्को दामन जोड़ी उड़ीसा फ्रांस की सहायता से स्थापित हुआ था। अब बाल्को का मतलब क्या है?
ये भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और बालको, फिर नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको, और हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन इंडालको। ये आपको लिख लेना है। एल्यूमिनियम का पहला कब हुआ था? 1937 में स्थापित हुआ था। कित हुआ था? पश्चिम बंगाल के निकट जेके नगर में स्थापित हुआ था। और भारत की एल्यूमिनियम कंपनी कितनी है? 3 है जी। एक तो बालको, दूसरे इंडालको और तीसरे नालको। ठीक है, नालको, इंडालको, बालको। बालको का मतलब है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, बालको। नालको का नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको, और भाई हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन इंडालको। ये हैं 3 हैं भाई। ये क्लियर हो गई? बालको स्थापित हुए थे किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। इंडालको स्थापित हुई अमेरिका की सहायता से। नालको स्थापित हुई फ्रांस की सहायता से। नालको की स्थापना दामनजोड़ी उड़ीसा, इंडालको की स्थापना रेणुकूट यूपी, और बालको की स्थापना कोरबा एमपी और कोयना महाराष्ट्र। एल्यूमिनियम का है। काफी चीजें आपको शॉर्ट करके परोसी गई है ये। यदि आप निकालो ना इन पेजों को तो सुबह 8 बजे बैठोगे तो 1-1:30 बजे तक निकाल पाओगे, और इनसे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। एमएच महाराष्ट्र। क्लियर हुआ भाई? फुल फॉर्म भी कई बार आ जाती है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। लिमिटेड तो सारी ही हैं। आगे बढ़े। इसके बाद में देखो, इसके बाद में है भाई वायुयान निर्माण उद्योग। वायुयान निर्माण उद्योग। देखिए, देश में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया। इस समय इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL कहा गया के नाम से जाना जाता था। पहला कारखाना वायुयान का कब स्थापित हुआ? 1900। किस जगह स्थापित हुआ? बेंगलोर में। नाम क्या था? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया। और इस समय इसको क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहते हैं। क्लियर होगी बात? दूसरी चीज देखो भाई, क्या कब है? दूसरी चीज कब है? जलयान निर्माण उद्योग। पहला कारखाना जलयान का
जलियान का पहला कारखाना, देखिए जलियान का पहला कारखाना 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था। बाद में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम नाम दिया गया था। भाई जलीय जहाज बनाने का पहला कारखाना जो है वो हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम नाम दिया गया था। रेल उपकरण उद्योग, पहिए और एक्सेल बेंगलोर में बनते हैं। विद्युत इंजन चित्तरंजन में बनते हैं। इंटीग्रल कोच चेन्नई के पेरम्बूर में बनते हैं। डीजल इंजन वाराणसी में बनते हैं। रेल कोच कपूरथला में बनते हैं। आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। तो ये रेल से संबंधित कुछ एक चीज़ें थी, यंत्र थे, ये आपको पता होना चाहिए भाई। रेल कोच कपूरथला ये पंजाब में जगह है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। ये यूपी में जगह है रायबरेली। आधुनिक जो रेल के डिब्बे बनते हैं ना वो वहाँ बनते हैं। डीजल इंजन वाराणसी में बनते हैं। वाराणसी पता है आप लोगों को, वाराणसी कह लो भाई, इसने काशी कह सकते हैं, काशी, और इसको बनारस भी बोलते हैं। बनारस, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, ये है ना गाना भी है। बनारस, काशी, वाराणसी जगह है, एक है नाम तीन है। यहाँ की साड़ी बहुत मशहूर हैं। बनारसी साड़ी मंगवा दूँ, गुड़गामा का पेंट प्लाजो मंगवा दूँ, सुना है ना? नहीं सुना है तो कौन नहीं सुना? ये मन कही जब नहीं सुना, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। और काशी में जो है बता दें, मंदिर बहुत फेमस है भाई, पुराना नाम है काशी, ठीक है, मंदिर बहुत फेमस है। हरियाणा की काशी थी ना, भिवानी में मंदिर हैं, और हरियाणा की छोटी काशी, हाँ HSSC का है ना, HSSC का कोई भरोसा कौन है, यो की डालते पर्सन पूछ ले। बस तान लग रहा है भाई, देखो यूं क्या करें भाई, गधा की लात और औरत की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सुनो मेरी बात, सुनो, बोर्ड की है, मैं यूं कहूंगा गधा की लात और HSSC की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। HSSC की जो बात है ना, इसका कोई हाथ पैर सिर कोन्या सब में बेकार बोर्ड है। ये 2 और 2 और 5 बना के खड़ा हो जा रही का चाल कोर्ट में, 2 और 2 कितना बता देगा, और फिर नहीं का चाल कोर्ट में। कोर्ट उन्होंने कहा है, कोर्ट ने कहा भाई क्या पता हो भी जाए, आजकल आधुनिक समय है, 21वीं सदी में 2 और 2 5 भी हो जाए। तो इनका कोई हाथ पैर कौन है, अपने उसने इसने 50 बार तो नहीं पूछ ले कि भाई जो है तलियार झील किससे रोहतक में है, मतलब कम से कम इसने ये पर्सन जो है ना 20-22 तो इसने झील इंडिविजुअल पूछ रखी है, 20-22 झील खुद पूछ रहा है, और फिर यूं को कुल कितनी झीलें हैं, 5, ठीक है। 2013 में इसने प्रश्न पूछा था, अगर भाई प्रतिभावान बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 140 या इससे ऊपर होती है बुद्धि लब्धि, और इसने ठीक माना था 125 एचटेट IQ लेवल। उसके वो केस चला गया था कोर्ट में, और उस एक पर्सन का ठीक होना तो 1500 बालका का स्टेट क्लियर हुआ था, 1500 का, 89 पे 90 स्टेट क्लियर था, 89 पे 1500 बालक खड़े थे, और एक पर्सन कोर्ट ने ठीक मानती है 1590 आवे, 1500 का 90 आवे, यानी कि 1500 बच्चे और क्वालिफाई करें। तो इस नया चीज माननी कौन है, जबकि सीमन और टर्मन ने दिया था ये सिद्धांत है या ये सच है, कौन है माननी? तो HSSC के साथ में पंगा नहीं ले सकते, ठीक है ना। ये और एक आधा क्वेश्चन में बना है इस तरह की। और अब तो इन एक ट्रेंड निकाल दिया, यो है ना, जो भोपाल सिंह खदरी और ये मनोहर लाल खट्टर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने गीता पर हाथ रख के कसम खा रखी है कि हरियाणा की कोई भर्ती बगैर कोर्ट के पूरी नहीं करेंगे, बगैर कोर्ट के कोई भर्ती पूरी नहीं करेंगे। मैं मनोहर लाल खट्टर गीता पर हाथ रख करके सौगंध खाता हूँ, ठीक है। मनोहर और ये भोपाल सिंह खदरी इसमें मेरे
सहभागी रहेंगे। ये इन्होंने कसम खा रखी है। ऐसा क्या हुआ भाई, हर एक भर्ती देखो एक आध भर्ती हो जाती है, इसी के बिजली पड़ेगी। कोई भी भर्ती है वो है कोर्ट का माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से भर्ती करने का मतलब है भर्ती 5 4 साल 7 साल लेट होना, रुकवाना, बाधा, तारीख पे तारीख आ जाएंगी, फिर इतना उम्र निकल जा। यही हो रहा है भाई, यही हो रहा है और यही सच है। पूर्ण बहुमत आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में भर्तियों का बुरा हाल है। और तो और आर्मी की भर्ती टाइम को व्या करती हुआ है, कोने होती आर्मी की भर्ती हुए 2.5 साल हो गए, 2.5 साल से आर्मी का एक जवान नहीं लगा है, जबकि 2.5 साल में रिटायरमेंट कितनी है, शहीद होते हैं भाई। हाँ तो वो तो चलो छोड़ो, वो तो माइनर पॉइंट है। रिटायरमेंट भी तो आते हैं ना, जिसकी 15-16 साल की सर्विस हो रही है वो लिख के दे किया होगा, अपना अंत दोबारा लग जाएगा। कितनी सीटें खाली होती है पर यार, लेकिन ये भरते ही नहीं। अब एक इन्होंने नया तीर चलाया है, TOD के माध्यम से भर्ती कराएंगे, टूर ऑफ ड्यूटी, जिसमें 4 साल जमानत नौकरी ली, सर्विस ली और उसके बाद में बजा दिया करना है। TOD टूर ऑफ ड्यूटी सिस्टम से भर्ती करेंगे। ये टर्म्स भी आपके पेपर में बन सकती है कि TOD से आप क्या समझते हो। ये टर्म्स पिछले 3-4 महीने से अखबार में बहुत ज्यादा आ रही है। TOD का मतलब है टूर ऑफ ड्यूटी, बहुत ज्यादा इस शब्द का प्रयोग हुआ है। टूर ऑफ ड्यूटी में क्या है, जवान को 40,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, इसमें 30,000 उसको नगद दे दिए जाएंगे, 10,000 उसके जमा कर लिए जाएंगे, प्लस में 10,000 गवर्नमेंट में अपने पास से जमा कर देगी। पर मंथ उसके 20,000 रुपये जमा होंगे और इस तरह से वो उसके 1 साल में कितने, लगभग 2,40,000 रुपये जमा होंगे। 4 साल में कितने जमा होंगे, उसके लगभग 10 लाख रुपए जमा हो जाएंगे, कमीन का इंटरेस्ट बन जाएगा। तो पर मंथ 30,000 कैश मिलेंगे और 4 साल बाद में 10 लाख रुपए उसने मिलेंगे, और उसको किसी भी तरह का और एक्स्ट्रा एक्स सर्विस मैन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ये है टूर ऑफ ड्यूटी। और जो जिनकी उम्र निकलेगी उसके बारे में कोई विचार नहीं कर रहे। ये तानाशाही वो चला दी भी सरकार ने, रेलवे का निजीकरण कर दिया। रेलवे सबसे बड़ा नियोजन करता है देश में, सबसे ज्यादा नौकरी रेलवे डिपार्टमेंट देता था, उसका निजीकरण कर दिया। कई उसका 100% तो नहीं हुआ है, लेकिन काफी जो है ना वो कर रखा है इन्होंने। निजीकरण जिस तरह से प्राइवेट बस है, यूं प्राइवेट रेल, समझे बात ने। तो ये बेवजह ही कर रखे है प्रधानमंत्री, घर घर मोदी, फलाना मोदी, दखड़ा मोदी। इसकी जो नीतियां ना वो खाट खड़ीर बेस्तर गोल करण की है देश की। हाँ और बताओ, फायदे की तो सोचते हैं कौन है। ये बेरोजगारी बढ़ा दी भाई। अपना आप लोगों को देख लो, आपके पेपर का क्या हाल बना रखा है इन्होंने, बुरा हाल है। कम से कम ज्यादा नहीं तो आपको 6-7 महीने तो तनख्वाह लेती आनी हो लेना चाहिए थे। भर्ती ना करके देते क्या आएगी। अगर 10 लाख रुपए वहां पे सेविंग होती थी ना, तो साल के 2 लाख एक्स्ट्रा देते थे। हाँ वो भी टैक्स लगा दिया, वो भी खत्म कर दिया। आम आदमी, ये तो नौकरी और नौकरी चाकरी वाले तो फिर भी ठीक हैं। ऐसी स्थिति है देश की, आम आदमी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है कि भाई इस महीने रोटियां का क्यों चल लगा। ये कर दिया, ने बोला मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आगे देखें भाई, ऐसा कर दिया, कोई खरीदे ना का। चीनी उद्योग, भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 में बिहार में पहली चीनी मिल के साथ में हुई थी। बस पहले देने अभी। सीमेंट उद्योग, भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। मद्रास के कारखाने के बाद 1912-13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें 1914 से उत्पादन आरंभ हुआ था। रासायनिक उद्योग, भारत में उर्वरक का पहला कारखाना 1906 में तमिलनाडु में रानीपेट नामक स्थान पर लगाया गया था। भारत में प्रति हेक्टर उर्वरक खपत पंजाब जो है प्रथम है। ये प्रश्न HSSC भी कई बार पूछ चुकी है।
और भाई आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम भी सबसे ज्यादा ये प्रश्न आया है कि उर्वरक की खपत में भारत का पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। सबसे ज्यादा खाद लगती है वहां पर। और उत्पादन में बात करें तो यूपी आगे है। जैसे गेहूं है, गेहूं के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य आगे है? यूपी। गेहूं, गन्ना, आम, दूध, ये सारी की सारी यूपी में ज्यादा होती हैं। उत्तर प्रदेश, आदित्य नाथ योगी यहाँ के सीएम हैं उत्तर प्रदेश के। लखनऊ यहाँ की राजधानी है, जिसको नवाबों का शहर बोलते हैं। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है भाई। तो ये चीज़ें 3 कारखाने आपको ये ध्यान रखने होंगे। टॉपिक जो है अपना समापन की ओर है। भारत का उद्योग जो है वो फिनिश हो गया। इससे पहले हमने किया था इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया भी हो चुका था ना, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया भी हो चुका था। कल हम भारत में कृषि के बारे में करेंगे। कृषि की क्रांतियां हैं, ठीक है भाई। कृषि की विधियां हैं, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, ये क्या हैं? कृषि में कौन सा राज्य आगे है? किस फसल के उत्पादन में आगे है? केसर कहाँ अधिक होता है? चावल कहाँ अधिक होता है? तंबाकू कहाँ अधिक होता है? बाजरा कहाँ अधिक होता है? मसाले कहाँ अधिक होते हैं? तो कृषि के चैप्टर को कल हम करेंगे। भारत में कृषि हमने पढ़ लिया, इसमें इंडियन ज्योग्राफी में इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पढ़ लिया, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का प्रवाह तंत्र पढ़ लिया, और आज हमने पढ़ लिया भाई भारत का उद्योग। ठीक है, ये इसको देख लेना है एक बार। चमड़ा उद्योग है, बस ये पेज बचता है भाई। इसके बाद में आपका ये पेज बचता है, फिर आपके प्रश्न आ जाएंगे। तो लिख लिया ना ये रे, ये लिख लो। इसके बाद में 1-2 पेज और बचते हैं। आपका समय भी अपना जो है नज़दीक लग गया, समाप्त हो गया है। और भाई अपना जो है टॉपिक भी हो गया है, 1:30 बज गया। 1:26 27 मिनट हो गई हैं और अपना टॉपिक भी फिनिश हो गया है। अब यहाँ से पर्सन नहीं रहना चाहिए भाई। ये मेरा भी दावा है कि इनसे बाहर उद्योग का सेक्टर उसने ले लिया तो इनसे बाहर पर्सन नहीं आएगा, ये भी गारंटी है। ठीक है, हो गया, कर दिया। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 में बिहार में पहली चीनी मिल लगी थी भाई। लेकिन वो असफल रहा। फिर आपका सीमेंट का 1912-13 में लगा था ये गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर, वो सफल रहा था। पहला कारखाना मद्रास। सफल पूछेगा तो ये पूछेगा। क्लियर है? इसके बाद में देखो, ये यहां से देखो, चमड़ा उद्योग। भारत में चमड़ा उद्योग मुख्य केंद्र कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना। कानपुर चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। रेशम उद्योग, भारत चीन के बाद प्राकृतिक रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और प्राकृतिक रेशम के सभी 4 किस्मों का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। सहतूती, एरी, तसर एवं मूंगा। ये प्रश्न पूछा गया था भाई, ये प्रश्न पूछा गया था। सहतूती, एरी, तसर और मूंगा किसकी किस्में हैं? रेशम की किस्में हैं। कर्नाटक देश का 41% से अधिक कच्चा रेशम उत्पादन करता है। ठीक है, कर्नाटक सबसे ज्यादा।
तो ये आपका फिनिश हो गया है यहाँ। कल हम मिलते हैं आपको भारतीय कृषि के साथ में।